नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से लिए गए हैं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जिसने महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने की क्या दिया था? अधिकार दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका न्यूजीलैंड। ठीक है, भारत ने पहली बार 1935 में महिलाओं के मतदान को अधिकार को बढ़ाया था। ठीक है, भारत ने कब किया था? तो भारत ने 1935 में किया था। लेकिन 1935 में कैसे मतदान किया था? लेकिन उन महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था जिन महिलाओं की जो विवाह है वो किसी पुरुष के साथ हुआ है। मतलब विवाहित स्त्रियों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था 1935 में। ठीक है, उसके बाद 1950 आया। सन 1950 में सार्वभौमिक विवाह का सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दे दिया था। ठीक है, यानी कि सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड ने कब स्टार्ट किया था? तो न्यूजीलैंड की बारी आती है। तो न्यूजीलैंड सबसे पहला देश था जिसने क्या किया था? न्यूजीलैंड सबसे पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस राज्य सरकार को नेतृत्व किया था? देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री कब की गई थी? 1963 में, 1963 में नामित की गई थी। अब इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, अब ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की ही बनी थी और इनका नाम था सुचेता कृपलानी। ठीक है, कृपलानी, और वर्ष 1963 में ये बनी थी। अब इनका निर्वाचन क्षेत्र जरूर पूछा जाता है आपसे कि किस निर्वाचन क्षेत्र से आई थी ये। तो ये कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से आई थी। ठीक है, किस क्षेत्र से आई थी? तो कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से आई थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ये है कि सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल बताइए, जो सबसे पहले महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। अब ये किस राज्य की राज्यपाल रही थी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो भारत की, वो कौन बनी थी? 1966 में बनी थी। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितने तक कर दिया था? 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए? देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हम यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, वर्ष 2018 का जब बजट आया था, बजट पेश किया गया था, उस टाइम पर राष्ट्रपति का वर्ष 2018 के पहले राष्ट्रपति का वेतन हुआ करता था 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसको कितना कर दिया था? तो 5 लाख रुपए कर दिया था। 5 लाख रुपए कर दिया गया था राष्ट्रपति का वेतन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति यहाँ पे शब्द आया है। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके पद की चर्चा की गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद नंबर 53 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया है जो संघ होता है उसकी कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में होगी? तो राष्ट्रपति के हाथ में होगी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की कार्यकारी शक्ति कार्यकारी
कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका निर्वाचन के बारे में पूछा जाता है कि इसका निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत है, या फिर इसका जो शपथ है वो किस अनुच्छेद के तहत लेता है। तो एक ट्रिक है इसके लिए, उसको आप लोग याद रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे क्या है, पकानी कोका। ठीक है, पकानी कोका द्वयो दशम। ठीक है, ये क्या है, इसकी ट्रिक है। अब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो रही तो अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करेंगे। तो 52, 53, 54, 55 और यहाँ पे 56, ये 57 आएगा, यहाँ पर 58 और ये 59। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 59, 60 और 61। ठीक है, ये रहेगा सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे जो अनुच्छेद नंबर 52 है उसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की है यहाँ पे। और उसके बाद राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद नंबर 53 में है। अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 54 में इसका कहा गया है इसके राष्ट्रपति संबंधित कोटा। अनुच्छेद नंबर 56 में कहा गया है कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद इसका दोबारा निर्वाचन हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 57 में की गई है। और इसके जो योग्यताएं हैं उसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में की गई है। 59 में किया गया है कि इसका दशाएं, मतलब किन किन दशाओं में राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 60 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 60 में क्या पूछा गया है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य अनुच्छेद नंबर 60 में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। और कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। और अनुच्छेद नंबर 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति जो है ना संविधान का पालन नहीं करता है या फिर मंत्रिमंडल का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद राष्ट्रपति संबंधित एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 72। इसमें राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की शक्ति होती है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को, या फिर देश के किसी भी न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी तक की सज़ा दे दी है, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है अनुच्छेद 72 के तहत कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, यानी कि उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 123 में बोला गया है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 123 में है। 143 और याद रख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 143, उसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 143 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, ये बात हो गई अनुच्छेद नंबर 143 की। उसके बाद आर्टिकल नंबर 356, इसमें क्या हुआ है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस में की गई है, तो अनुच्छेद नंबर 356 में की गई है। ठीक है, तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, जो कि आपको 101% याद होने ही चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है। यानी कि सीधा सीधा ये पूछा गया है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, तो देखिए भारत के जो सर्वाधिक वन हैं वो किस राज्य में है, सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लगा सकते हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अगर देखिए भारत में जो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है वो तो होता है परमवीर चक्र। ठीक है, युद्ध के मैदान में अगर आप वीरता दिखा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप लोग युद्ध के मैदान में नहीं हैं, युद्ध के मैदान को छोड़कर अलग जगह पर हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपको दिया जाएगा अशोक चक्र, और जो कि क्या रहेगा, सर्वोच्च मतलब सबसे उच्च
पुरस्कार रहेगा। ठीक है, तो अशोक चक्र युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्य या फिर बलिदान के लिए दिया जाता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह शांति काल के दौरान भी दिया जाता है, यानी कि शांति काल के दौरान भी दिया जाता है, यानी कि जो अशोक चक्र होता है वो तो शांति काल के दौरान दिया जाता है। और जबकि जो परमवीर चक्र है वो युद्ध में कोई व्यक्ति शहीद हो जाए या फिर युद्ध में कोई वीरता भरा काम कर दे, बहादुरी का काम कर दे या फिर आत्म बलिदान कर दे, तो उसके लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, यानी कि परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, उसके बाद आता है महावीर चक्र। कौन सा आता है? महावीर चक्र। ठीक है, उसके बाद आता है अपना वीर चक्र। ठीक है, वीर चक्र आता है, लास्ट में अपना आता है कीर्ति चक्र। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका वरीयता क्रम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था। देखिए, जो अपना भारतीय संविधान है उसको किसके द्वारा मतलब हाथों से लिखा गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद या फिर प्रेम बिहारी नारायण राजदादा। देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। यहाँ पे आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ये वाला, तीसरा वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो इसको बनने में कुल कितना समय लगा था, तो इसको बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो हमारा भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे आप आंसर लगा लीजिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ना वो क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसको स्थापित कब किया गया था तो उसके बारे में भी जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु देखिए, एक तो होता है जीवाणु, एक होता है विषाणु। जीवाणु का मतलब होता है क्या? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। एक होता है अपना विषाणु, विषाणु का मतलब क्या होता है? वायरस। ठीक है, तो ये कुछ मतलब यहाँ पे रोग होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। विषाणु से होने वाले रोग यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग, दोनों रोग आपसे पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको यहाँ पे सारे रोग याद करने हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जीवाणु से होने वाला रोग बताइए, तो जीवाणु से होने वाला रोग है आंत्र ज्वर या फिर इसे टाइफाइड भी कहा जाता है, टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड या फिर आंत्र ज्वर क्या होता है? जीवाणु से होने वाला एक रोग है। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि और कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु और विषाणु से होते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ रोग जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे इसकी एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक पढ़िएगा, इस ट्रिक में दिया गया है कि ए चाचा इन्हें डांटो, खरे खरे गाल पे छापो। तो ये तो वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हैं। ये ट्रिक किसकी है? वायरस से। ठीक है, वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोगों की है। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, यानी कि एड्स। एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स, एड्स किससे होता है? वायरस से। उसके बाद चाचा से चेचक हो जाएगा, ई से इन्फ्लुएंजा और है से हर्पीज़ वायरस। है से कौन सा वायरस हो जाएगा? हर्पीज़। डा से डेंगू और टो से ट्रैकोमा, खा से खसरा और रा से रेबीज़, गा से गलसुआ और
पीलिया, छोटी माता और पोलियो। ये किससे होते हैं? ये होते हैं वायरस के कारण। किसके कारण होते हैं? ये वायरस के कारण होते हैं। अब यहाँ पे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आया है, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग की ट्रिक यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। क्या कह रहा है? जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। अब देखिए जीएसटी से एक तो आपको याद रखना है गोनोरिया, कौन सा हो जाएगा? गोनोरिया। दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है सिफिलिस। क्या याद रखना है? सिफिलिस, ठीक है। तीसरा याद रखना है टाइफाइड, या फिर इसे मियादी बुखार या फिर आंत्र ज्वर भी कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए पा से प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया और ता से तपेदिक जिसे टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और का से काला खांसी जिसे कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। टी से टिटेनस, का से कुष्ठ रोग और न्यू से न्यूमोनिया, ठीक है। तो याद रखने हैं सारे के सारे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिएगा। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ये वायरस से होने वाले रोग हैं। एड्स हो गया, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज़, डेंगू, ट्रैकोमा, खसरा, रेबीज़। अब रेबीज़ जो है ना वो कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। और गलसुआ, पीलिया, छोटी माता, पोलियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काला खांसी, टेटेनस, कुष्ठ रोग और न्यूमोनिया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा सबसे दूर है? भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिससे कर्क रेखा सबसे दूर है? तो गांधीनगर, रांची या फिर अगरतला या फिर भुवनेश्वर। देखिए अब जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा जो है ना वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि जो अपनी कर्क रेखा है उससे कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो गांधीनगर या फिर रांची या फिर अगरतला या फिर भुवनेश्वर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की क्या है? राजधानी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर और कर्क रेखा के बीच की दूरी आप जान सकते हैं कि बीच की दूरी कितनी होती है, तो 352 किलोमीटर, ठीक है। 352 किलोमीटर दूर है ये यहाँ से, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एक बुक पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है इस्माइल मर्चेंट ने, ठीक है। इस्माइल मर्चेंट के द्वारा ये लिखी गई है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। इस्माइल मर्चेंट की बॉम्बे में एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर ऑस्कर पोडियम पर उनके विजय आगमन तक का असाधारण यात्रा का वर्णन किया गया है इसमें। तो सीधा सीधा याद रखिए कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसके द्वारा? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि एक पुस्तक होती है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। क्या है? एक पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। होम इन द वर्ल्ड ये पुस्तक किसने लिखी है? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि मैं अगली स्लाइड में लेकर आऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना उन्होंने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं हम, तो इन्होंने रॉलेट एक्ट, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पर बहुत अत्यधिक नरसंहार हुआ था। 381 लोग मारे गए थे लगभग, जबकि 1208 के समथिंग वहाँ पे क्या थे? घायल लोग थे। वहाँ पे
जनरल डायर के द्वारा क्या गोलियों के आदेश दे दिए गए थे। ठीक है, देखिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था, वैसाखी का दिन था और वैसाखी का दिन था और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर शहर में हुआ था। ठीक है, वहाँ पर एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। वहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग जमा हुए थे, रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में एक सभा कर रहे थे। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा थी। उसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियों के आदेश दे दिए गए और गोलियां वहाँ पे क्या कर दी गई, बरसा दी गई और बहुत सारे लोग, लगभग 300-400 प्लस लोग वहाँ पे क्या हो गए थे, 381 लोग के समथिंग वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसी के कारण जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया था। किस उपाधि को? नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, और ये उपाधि इन्होंने कब त्यागी थी? तो ये उपाधि इन्होंने त्यागी थी 22 मई को। ठीक है, 22 मई 1919 को इन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि NSE बोला जाता है इसे शॉर्ट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1992 में। एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? ये भी अपना मुंबई में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है जो भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? तो राइट आंसर लगाइएगा आप लोग शारदा नदी। जो शारदा रिवर है वो ब्रह्म घाट पर मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, शारदा नदी हिमालय में काले पानी एक जगह है वहाँ से निकलती है, हिमालय में काला पानी से निकलती है। इसे काली नदी और महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या हैं? एक तो इसे काली नदी कहते हैं, काली या फिर महाकाली नदी। ठीक है, काली या फिर महाकाली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह नदी भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा से होकर बहती है और घाघरा नदी गंगा की एक सहायक नदी में मिल जाती है। यानी कि जो ये नेपाल है ना, नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है, जैसे यहाँ पे मान के चलो नेपाल है, इसकी जो पश्चिमी सीमा है इधर से होकर के बहती है और घाघरा नदी में आकर के मतलब घाघरा नदी जो है ना गंगा की एक सहायक नदी है उसमें आकर के मिल जाती है और घाघरा नदी का निर्माण कर लेती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नदियों के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में मानव नेत्र का रंग नेत्र के कौन से भाग में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? पुतली, कॉर्निया या फिर मुख या फिर लेंस? देखिए जो अपना मानव नेत्र होता है वो पुतली यानी कि आइरिस जो होती है, आइरिस। ठीक है, आइरिस के कारण क्या होता है, मानव नेत्र का रंग कैसा होता है? कोई मानव नेत्र है उसका रंग कैसा होगा? किसी की आंखें आपने देखी होंगी ब्लू कलर की होती हैं, किसी की डार्क ब्लैक या फिर किसी की ब्राउन। तो ये किस कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। ठीक है, और कॉर्निया क्या होता है? कोई अगर व्यक्ति नेत्रदान कर रहा है, नेत्रदान कर रहा है तो नेत्रदान का मतलब है वो कॉर्निया का दान करता है। ठीक है, तो कॉर्निया दान किया जाता है नेत्रदान में। और आइरिस के कारण क्या होता है? पुतली या फिर आइरिस, इसके कारण मानव के नेत्र का रंग निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आपसे पूछ रहा है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन ने पारिस्थितिकी रूप से स्थायी कृषि मॉडल को बढ़ावा देने के लिए 2017 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भूमध्य रेखा पुरस्कार जीता था? तो 2017 का करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना ये, तो इस वजह से
तो यहाँ पे 2017 का करंट अफेयर आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप लोग, स्वयं शिक्षण प्रयोग, इसके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया था। पुरस्कार का नाम क्या था? तो पुरस्कार का नाम था UNDP भूमध्य रेखा पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? यानी कि देखिए, यूएसए की सीमा संयुक्त राज्य के किसी भी, अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? वो है अलास्का। ठीक है, अलास्का जो है ना, वहाँ पर उसकी सीमा क्या नहीं करती है? साझा नहीं करती। अन्य किसी भी जो अन्य अमेरिकी राज्य हैं उसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? देखिए एक यहाँ पे विश्वविद्यालय दिया गया है जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। अब इसकी स्थापना अगर पूछी जाती तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1996 में। ठीक है, सन 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, और नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है? तो ये जो नायलॉन 6 जो होता है, नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखो तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आधारित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए काम करता है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं? तो इनका नाम है संपत पाल देवी, जो कि क्या है? गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। इन्होंने गुलाबी गैंग की शुरुआत कब की थी? तो 2006 में। ये क्या है? एक जन आंदोलन है, महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए क्या किया है? इसमें काम किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? देखिए जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस जो है ना, उसका जो आधिकारिक ध्वज है, ऑफिशियल फ्लैग है, उसके 2 रंग होते हैं। एक तो आपका रेड होता है और एक आपका होता है ब्लू, यानी कि लाल और नीला। तो आंसर इसका लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। देखिए अभी यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का फ्लैग दिखेगा आपको, यहाँ पे क्या है? ये आपका ब्लू रंग है यहाँ पे, और ये आपका रेड रंग होने वाला है। और इस तरीके से बीच में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो लगा हुआ है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आपकी वर्दी पर भी इस तरीके का लोगो दिखेगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।